Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Learn Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम अपनी 9th क्लास केमिस्ट्री का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। स्टूडेंट्स इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने रेडियो एक्टिविटी को स्टडी किया और उससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने आइसोटॉप्स को स्टडी किया। स्टूडेंट्स हमने देखा कि आइसोटॉप्स क्या होते थे। आइसोटॉप्स कहते हैं ऐसे एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ होता है। क्यों मुख्तलिफ होता है? क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का क्या कॉन्सेप्ट है। हमने कहा कि कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन ज्यादा पाए जाते हैं। जब उनके एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन ज्यादा पाए जाते हैं तो उनका जो न्यूक्लियस है ना, उन ज्यादा न्यूट्रॉन्स की वजह से वो अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? अनस्टेबल, मतलब वो बाकियों की तरह आराम की हालत में नहीं रहता, उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। तो वो हर चीज, ठीक है, आपको पता है हर चीज जो है वो स्टेबल होना चाहती है, वो आरामदेह स्टेट में आना चाहती है। तो उसका न्यूक्लियस क्या करता है? अपने अंदर से खास किस्म के पार्टिकल्स को क्या करता है? खारिज करता है शॉम की शक्ल के अंदर। और इस किस्म का जो आइसोटॉप होता है ना, एलिमेंट का, जो कि शॉम को खारिज करता है, इसको हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप कहते हैं। और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? और फिर हमने जो देखा था वो रेडियो एक्टिव डिके देखा था कि रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है हमारे पास। हमने देखा था कि जब एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जो है वो अपने अंदर से एक पार्टिकल को, एक शुआ को खारिज करते हैं तो वो एक दूसरे केमिकल एलिमेंट के अंदर तब्दील हो जाता है। समझ आ रही? वो क्या होता है? वो दूसरे केमिकल एलिमेंट के अंदर तब्दील हो जाता है और इस अमल को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। हमने इसकी कल दो एग्जांपल्स भी देखी थी, ठीक है, जिसमें एक में हम जो है वो यूरेनियम जो है कन्वर्ट हो रहा था किसके अंदर? थोरियम के अंदर, और फिर थोरियम जो है वो प्रोटैक्टेनियम के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। और हमने एक और एग्जांपल देखी थी जिसमें जो बिस्मथ है वो हीलियम के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। स्टूडेंट्स ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था आपके एक्सरसाइज पेज के नीचे जो है, उसी बुक में पेज के नीचे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आप देख लें। वो कहते हैं कि व्हाई रेडियो एक्टिव आइसोटोप एमिट रेडिएशन। जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो रेडिएशन क्यों खारिज करते हैं? तो स्टूडेंट्स वो रेडिएशन इस वजह से खारिज करते हैं क्योंकि उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। समझ आ रही? सीधा सीधा सा इसका आंसर ये है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं गिव एन एग्जांपल ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप व्हिच डिसइंटीग्रेट्स टू गिव अ स्टेबल एटम। अब देखिए इसमें हम पहले एग्जांपल तो नहीं देंगे क्योंकि यूरेनियम आगे थोरियम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, थोरियम आगे से वो भी अनस्टेबल और फिर आगे वो प्रोटैक्टेनियम के अंदर कन्वर्ट होता है, तो वो एग्जांपल नहीं आएगी। इसमें स्टूडेंट सेकंड एग्जांपल आएगी जिसमें जो बिस्मथ है, ठीक है, बिस्मथ जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? बिस्मथ कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास थेलियम के अंदर। आपने इसके एग्जांपल को जो है उसके अंदर कोट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका जो है ये क्वेश्चन भी आप लोगों का अटेम्प्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स आए हम आज एक लेक्चर के टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टाइटल है एप्लीकेशन ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स। स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस किसे कहते हैं? एप्लीकेशंस का मतलब होता है, वैसे आपने एप्लीकेशन जो है वो बच्चे समझते हैं, इसका मतलब है दरखास्त, लेकिन जब बायोलॉजी के अंदर हम एप्लीकेशंस का जिक्र करेंगे तो इसका मतलब स्टूडेंट्स होगा हमारे पास इस्तेमालात। क्या होगा? इस्तेमालात। रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स के हमने इस्तेमालात देखने हैं कि कहां कहां पर जो है ये हमारी जिंदगी के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने 3 हेडिंग्स बना लेनी है। एक मेडिकल पर्पस है, एक है आर्कियोलॉजिकल पर्पस और एक है कंस्ट्रक्शन एंड पावर जनरेशन पर्पस। ये 3 हेडिंग्स के अंदर आपने इस क्वेश्चन को लिखना है। अगर ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए, नहीं तो आपसे ये तीनों हेडिंग्स जो है वो अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं। तो आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। जो आपकी बुक में लिखा हुआ है मैंने वो सारा व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया ताकि मैं अपने बच्चों को अच्छे तरीके से जो है वो समझा सकूं। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर मेडिकल पर्पस में हमारे पास क्या है? रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स जो है, रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स मैंने आपको बता दिए ऐसे आइसोटॉप्स, ठीक है, जिनके अंदर से शुआएं निकलती हैं, रेडिएशंस निकलती हैं, उन्हें हम रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स कहते हैं। और क्यों निकलती हैं? क्योंकि उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स देखें रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स आर यूजफुल इन मेडिकल इमेजिंग। स्टूडेंट्स इमेज का मतलब होता है तस्वीर बनना। मेडिकल इमेजिंग से क्या मुराद है? ऐसी तस्वीरें जिन्हें हमें मेडिकल में फायदा होता है। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा एक्सरे। एक्सरे में क्या करते हैं? एक्सरे को जिस्म से पास करवाया जाता है, ठीक है, आपको उसमें टूटी हड्डियां नजर आती हैं। आपने देखा होगा कभी खुदा ना खास्ता किसी की हड्डी फ्रैक्चर हुई, बोन फ्रैक्चर हुआ तो डॉक्टर कहते हैं एक्सरे करवा के लाओ। आपने सीटी स्कैन का नाम सुना होगा, आपने एमआरआई का नाम सुना होगा। ये कुछ टेस्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स जिनको हम मेडिकल इमेजिंग टेस्ट कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम इंसानी जिस्म के अंदर जो चीजें हैं ना उसकी हम तस्वीरें देखते हैं और ये देखने के लिए आया कि यहाँ पर कोई खराबी तो नहीं है, तो इस बात को मेक श्योर करने के लिए इसे हम कहते हैं मेडिकल इमेजिंग। तो जो रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स है ना स्टूडेंट्स, ये मेडिकल इमेजिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं। क्यों इस्तेमाल होते हैं? डॉक्टर्स यूज देम, डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं टू डायग्नोज। स्टूडेंट्स डायग्नोज का मतलब मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तशखीस करना। तशखीस करना मतलब जानना, पहचानना। डायग्नोज हम बीमारी के लिए इस्तेमाल करते हैं कि बीमारी को जानना, बीमारी की तशखीस करना कि बीमारी कौन सी है इसे।
तो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को टू डायग्नोज द डिजीज, बीमारी को शनाख्त के लिए, बीमारी को जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बाय इंजेक्टिंग द पेशेंट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव फ्लूइड। कैसे स्टूडेंट, डॉक्टर क्या करते हैं, उस जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ना उसकी बहुत छोटी सी मिकदार, ठीक है, फ्लूइड के अंदर मिला के, एक लिक्विड के अंदर मिलाकर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना रेडियो एक्टिव फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब होता है पानी, ठीक है, लिक्विड। अब लिक्विड के अंदर मिलाकर डॉक्टर क्या कर देते हैं, उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, मतलब टीका लगा देते हैं, टीके में डालकर उसकी बॉडी के अंदर डाल देते हैं बहुत कम मिकदार में रेडियो एक्टिव आइसोटोप। अब स्टूडेंट्स होगा क्या, वो जो इंसानी जिस्म के अंदर जाएगा तो ह्यूमन बॉडी ना उसे जज्ब कर देगी, ठीक है। अब फर्ज करें कि खुदा न खासा कहीं पर कैंसर बन रहा है अगर, ठीक है, कैंसर में क्या होगा, मैंने आपको बताया था, वहां पे ना गिल्टियां बन जाती हैं, ट्यूमर्स बन जाते हैं। अब वहां पे वो क्या करेगा, वो जो हिस्सा होगा वो उसको ज्यादा जज्ब कर लेगा, उसको क्या करेगा, ज्यादा जज्ब कर लेगा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया ना, शुआएं खारिज करते हैं, रेडिएशन खारिज करते हैं। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो उनके पास खास किस्म के, ठीक है, कैमराज होते हैं जिनसे उन शुआओं को डिटेक्ट करते हैं और उन शुआओं को देखते हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, जहां से शुआएं स्टूडेंट ज्यादा निकल रही हैं, इसका मतलब है कि वहां पे वो आइसोटोप जो है वो ज्यादा जज्ब किया हुआ है, और जहां पे ज्यादा जज्ब होगा इसका मतलब है वहां पे कोई खराबी है। तो इस तरह जो है वो डॉक्टर जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस करते हैं। कैसे तशखीस करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव फ्लूइड की इंसानी जिस्म के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। इंजेक्ट का मतलब क्या होता है, इंजेक्शन लगाना, मैंने आपको बताया ना। तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं टू डायग्नोस, तशखीस करने के लिए द डिजीज, बीमारी को, by इंजेक्टिंग द पेशेंट, पेशेंट को टीका लगाकर, कौन सा टीका लगाकर, विद स्मॉल अमाउंट, बहुत थोड़ी मिकदार में, ऑफ रेडियो एक्टिव फ्लूइड। वो जो रेडियो एक्टिव फ्लूइड है, ठीक है, एक ऐसा लिक्विड जिसके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप मिला हुआ है, उसको इंसानी जिस्म के अंदर इंजेक्ट करके बहुत थोड़ी मिकदार में। और डॉक्टर्स जो है बहुत सारी बीमारी की तशखीस करते हैं। आपको पता है ना कि ये हमारे पास नुकसानदेह होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप नुकसानदेह, इसी वजह से बहुत थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स देखिए, फिर डॉक्टर्स यूज अ स्पेशल कैमरा, मैंने आपको भी बताया ना। अब देखिए ना, हमारे पास बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर टेस्ट में ना पेशेंट को अंदर डालते हैं, उसके गिर्द पूरी गोल मशीन होती है, और वो खास किस्म की मशीन होती है, ठीक है, वो खास किस्म के कैमरास होते हैं जो कि इंसानी जिस्म के अंदर की तस्वीर को देखते हैं। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो स्पेशल कैमरास का इस्तेमाल करते हैं टू वॉच, ये देखने के लिए, हाउ रेडियो एक्टिव फ्लूइड मूव्स, कि इंसानी जिस्म के अंदर किस तरह रेडियो एक्टिव फ्लूइड जो है वो हरकत करता है, वो मूव करता है। तो डॉक्टर्स हैं वो खास किस्म के कैमरास का इस्तेमाल करते हैं इस चीज को देखने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप तो लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स मेडिकल पर्पज में एक और लाइन जो हमारे पास टॉपिक है ना, इसके आखिर में लिखी हुई है, आपने वो भी यहीं पे लिखनी है, मैं इसको यहाँ से रीड कर देता हूँ। इन मेडिसिन, मेडिसिन में क्या होता है, दे आर यूज्ड टू डायग्नोस, वही लाइन है स्टूडेंट्स सेम, कि किस लिए इस्तेमाल होता है, डायग्नोस तशखीस के लिए, एंड ट्रीट, ट्रीट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इलाज के लिए। जाहिर सी बात है, जब बीमारी का पता चलेगा ये बीमारी है तो ही तो उसकी इलाज की तरफ जाया जाएगा ना। तो इसकी तशखीस के लिए और उसके इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं मैनी मेडिकल कंडीशंस, बहुत सारी तिब्बी कंडीशंस में, ठीक है, एंड डिजीजेस और बीमारियों में, इंक्लूडिंग कैंसर एंड थायराइड डिसऑर्डर्स। देखिए हमारे पास कैंसर, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैंसर क्या होता है। कैंसर में क्या होता है, हमारे जिस्म के अंदर अनकंट्रोल प्रोडक्शन सेल्स होती है, सेल्स की ना बेकाबू तकसीम होती है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर ना ट्यूमर्स बन जाते हैं, इसे हम कैंसर कहते हैं। और थायराइड डिसऑर्डर्स क्या है, हमारे स्टूडेंट्स गले के अंदर ना हमारे पास दो ग्लैंड्स होते हैं, इन्हें हम थायराइड ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स अभी समझ लें हमारे पास खास किस्म के ऑर्गन्स हैं जो खास चीज खारिज करते हैं, यहाँ पे होते हैं गले के अंदर, ये ग्लैंड्स कहते हैं। और इन ग्लैंड्स का नाम क्या है, थायराइड ग्लैंड्स। अब बात होता क्या है, जब आपने गिलहट सुना होगा बीमारी, ठीक है, गिलहट बीमारी होती है जिसमें गले की ना स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाता है गला। तो इस बीमारी के अंदर क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड है ना मुनासिब काम नहीं कर रहे होते, तो इस बीमारी के इलाज के लिए भी हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि मेडिसिन के अंदर हम ना सिर्फ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की मदद से बीमारियों को जानते हैं बल्कि उनका इलाज भी करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मेडिकल में रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के जो जितने भी पॉइंट्स थे वो कवर हो गए हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं आर्कियोलॉजिकल पर्पस। स्टूडेंट्स अभी हेडिंग आ लफ्ज आपकी बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने इसको लिखना है। ये क्या है, आर, मेरे साथ पढ़े, RARCHEO, आर्कियोलॉजिकल पर्पस। स्टूडेंट्स आर्कियोलॉजी है ना जो, इसे हम कहते हैं जिसमें हम पुरानी चीजों का मुताला करते हैं, ठीक है। साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर पुरानी चीजों का मुताला करते हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजी है ना जो स्टूडेंट्स, आप इसको ये समझ लें, सारे कदीमा इसे उर्दू में कहेंगे, क्या कहेंगे,
आसारे कदीमा, कदीम मतलब पुराने लोगों की जो जगह, जो पुराने वक्तों के जो बकाया जाते हैं ना, पुराने वक्तों की जो बहुत पुरानी चीजें हैं उन्हें आसारे कदीमा कहते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल पर्पज से क्या मुराद है स्टूडेंट्स, आप इससे ये भी हेडिंग दे सकते हैं, नहीं तो आप इसमें एक और हेडिंग दे सकते हैं जो कि रेडियो एक्टिव डेटिंग की है, आप ये भी हेडिंग इसके अंदर दे सकते हैं। तो जो आपको बेहतर लगता है वो आप हेडिंग दे सकते हैं यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स आर्कियोलॉजिकल पर्पज का मैंने आपको बता दिया, पर्पज का मतलब होता है मकसद, मतलब पुरानी चीजों की मालूमात इकट्ठी करना, ठीक है, पुरानी चीजों सारी कदीम है ना, इसके मुताबिक मालूमात इकट्ठी करना, एक तो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का हमारा ये मकसद होता है, ठीक है। और वो किस पर्पज, वो किस मेथड के जरिए किया जाती है स्टूडेंट्स, वो की जाती है रेडियो एक्टिव डेटिंग के जरिए। डेट का मतलब क्या होता है, तारीख, ठीक है, ऐसे है ना। तो रेडियो एक्टिव डेटिंग से स्टूडेंट्स क्या मुराद होगा, इससे मुराद ये होगा कि हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की मदद से किसी भी चीज के मुताबिक तारीख बताएं। अब कौन सी तारीख बताएं कि ये चीज कितनी पुरानी है, समझ आ रही है, ये चीज कितनी पुरानी। मिसाल के तौर पर हम जमीन की खुदाई कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, हमें डायनासोर्स की हड्डियां मिली, ठीक है, हमने डायनासोर्स की हड्डियां मिली। अब हमने देखना है कि हड्डियां कितनी पुरानी हैं। अब हमारे पास एज इट इज तो है, देखे ना, एज इट इज हमने देखना है कितनी हड्डियां पुरानी हो, हम अंदाजा तो नहीं लगाएंगे अच्छा ये हड्डियां इतनी पुरानी होंगी, 200 साल 300 साल पुरानी होंगी, ऐसा तो नहीं होगा, हम अंदाजा तो नहीं लगा सकते। तो स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करने के लिए, वो हड्डियां कितनी पुरानी हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा मेथड है जिसको हम रेडियो एक्टिव डेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिव डेटिंग कहते हैं। आपने इस बात को ज़हन में रखना है, मैं आपको इसका बताता हूँ इसमें होता क्या है। स्टूडेंट्स जब ना जानदार हैं वो जिंदा होते हैं, जब हम लिविंग है, जिंदा जानदार हैं, तो हम सांस ले रहे हैं, पौधे जो है वो भी, अच्छा पौधे भी जाहिर सी बात है वो भी सांस लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी हवा को अंदर लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड, आपने देखा होगा ना, सुना है ना, हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, सांस पौधे भी लेते हैं, हम भी लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जब हम जो है जब जिंदा होते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर ना कार्बन 14, कार्बन जो है वो हमारी खुराक के अंदर मौजूद है, पौधे जो है वो कार्बन को हवा की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में लेते हैं। तो जब हम जिंदा होते हैं हमारे अंदर कार्बन 14 का एक नॉर्मल लेवल होता है, ठीक है, ये जो कार्बन 14 है ना, हमारे पास हमने पढ़ा था ना, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 13 और एक होता है कार्बन 14। तो कार्बन 14 है स्टूडेंट्स, इसके हमारे पास एक खास मिकदार हम एक नॉर्मल इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद होती है, और जब तक वो जिंदा रहता है वो मिकदार जो है वो सेम रहती है। क्यों, क्योंकि हम जो है माहौल से उसको लेते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब होता क्या है, जब एक जानदार की डेथ हो जाती है, जब एक जानदार मर जाता है, तो फिर क्या होता है, तो वो जाहिर सी बात है, देखे ना, वो जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप को तो नहीं ले रहा सांस के जरिए, खुराक के जरिए, माहौल से, अब हम खाना तो नहीं खा रहे, खाने के जरिए हमारे पास कार्बन 14, ठीक है, जब एक इंसान की डेथ हो जाती है, किसी भी जानदार की डेथ हो जाती है, ना वो खाना खा रहा है ना वो सांस ले रहा है, तो उसके जिस्म के अंदर कार्बन 14 तो नहीं आ रही, उसके जिस्म के अंदर कार्बन 14 नहीं आ रही। लेकिन हमें पता है कि एक नॉर्मल लेवल है ना जो कार्बन 14 का, हमें उस नॉर्मल लेवल का पता है। अब हम क्या करते हैं, किसी भी, अब देखिए मेरे पास एक चीज डिस्कवर हुई है, ठीक है, एक चीज मेरे पास डिस्कवर हुई है, मैं क्या करूंगा, मैं उसके अंदर कार्बन 14 का लेवल चेक करूंगा, इसका लेवल क्या है, तो मैं उसके कंपेयर करने के बाद मैं उसको बता दूंगा कि कितना पुराना है। मैं उसको थोड़ा सा और बता देता हूँ। फ्रेंड्स हमारे पास होता है ये कि जो कार्बन 14 है हमारे पास, ठीक है, ये जो है ये 5730 साल के बाद आधा रह जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी जानदार के अंदर, चलिए मैं लेट्स सपोज कर लेता हूँ 2 ग्राम है, कितना है, दो, इतना होता नहीं है, इससे बहुत ज्यादा है, मैं आपको एग्जांपल लेट करने के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है, प्रेफर्स करें 2, क्योंकि ग्राम आसान फिगर है, आपको पता चल जाएगा। अगर मैं मिलीग्राम कहूंगा, ठीक है, वो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, तो आप जैसे कि 2 ग्राम है, तो ये 5730 साल के बाद ये 1 ग्राम रह जाएगा, समझ आ रही स्टूडेंट। अब फिर ये जो 1 ग्राम है ये 5730 साल के बाद कितना रह जाएगा, आधा ग्राम रह जाएगा। कितना रह जाएगा स्टूडेंट्स, आधा ग्राम रह जाएगा। अच्छा अब हुआ क्या स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे थे, हमें एक जानदार मिला, ठीक है, हमने उसकी बॉडी के अंदर फर्स्ट एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल जानदार के अंदर जो था वो लेवल 2 ग्राम था, कितना था, 2 ग्राम। अब उसकी फर्स्ट करें डेथ हुई, हमने उसको चेक किया, हमने देखा कि अच्छा इसके जिस्म के अंदर, ठीक है, इसके जिस्म के अंदर है ना जो वो कार्बन 14 जो है वो 1 ग्राम है, इसका मतलब 1 ग्राम खत्म हो गया। तो हमें पता है कि 1 ग्राम कार्बन 14 खत्म होने में कितना वक्त लगेगा, 5730 साल लगेंगे। ये जो डेड बॉडी है, ये जो जानदार है, 5730 साल पुराना है, समझ आ रही है स्टूडेंट। तो इसी मेथड को कैलकुलेट करते हुए हम जानदारों की जो है वो डेट निकालते हैं, एज निकालते हैं, समझ आ रही है। मैं इसको अगेन रिपीट कर देता हूँ, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जानदारों को अंदर कार्बन 14 जो हमारे पास एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, मैंने आपको बताया ना रेडियो एक्टिव आइसोटॉप में क्या होता है, उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, उसका न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल नहीं होता, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, वो अपने अंदर से चीजों को खारिज करता है, तो अपने अंदर से चीजों को खारिज करता है तो खत्म होता जाता है ना, रेडियो एक्टिव डिके हमने पढ़ा था ना, यूरेनियम जो है वो अपने अंदर से
एनर्जी को खारिज करके, अल्फा पार्टिकल्स को खारिज करके किस में अंदर कन्वर्ट हो जाता है, थोरियम के अंदर। अब वहां पर यूरेनियम नहीं रह गया, यूरेनियम डिके हो गया, खत्म हो गया, थोरियम बन गया है। इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर कार्बन 14 भी यही कर रहा है, वो अपने अंदर से चीजों को खारिज कर रहा है और खत्म हो रहा है। तो कितने साल बाद वो आधा खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो 5730 साल के बाद आधा खत्म हो जाता है। और इसी को कैलकुलेट करते हुए हम उसकी उम्र निकालते हैं किसी भी जानदार की, कि उसके अंदर कितना कार्बन 14 मौजूद है। एक मैं दोबारा बता दूं, इसका एक नॉर्मल इंसान के अंदर जितना कार्बन 14 होता है वो उसका हमें पता होता है, और एक जो डेड बॉडी है, एक जानदार, एक मरा हुआ जानदार, उसके अंदर कितना कार्बन 14 पाया गया है, इन दोनों का मवाजना करके हम उसकी उम्र जो है वो बता सकते हैं। ठीक है, देखिए रेडियोएक्टिव आइसोटोप जो है एक ऐसा मेथड, एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें हम क्या करते हैं, फॉर फाइंडिंग, फाइंडिंग का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, मालूम करने के लिए। ठीक है, फॉर फाइंडिंग आउट, मालूम करना द एज, उम्र को, ऑफ एन हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल का मतलब स्टूडेंट्स होता है तारीखी। क्या होता है हिस्टोरिकल, किसे कहते हैं, तारीखी ऑब्जेक्ट कहते हैं चीज को। ठीक है, मतलब कोई भी तारीखी चीज। ठीक है, तारीखी मतलब पुरानी चीज। ठीक है, कंटेनिंग, जिसके अंदर कंटेनिंग का मतलब होता है रखना, क्या रख, जो कि कंटेन क्या करती है, ऑर्गेनिक मटेरियल। स्टूडेंट्स क्या मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल हमारे पास इसके अंदर मौजूद होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल से क्या मुराद है, जिंदा जानदारों का मटेरियल, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मटेरियल। ठीक है, तो हमारे जिस्म के अंदर जो है वो कार्बन जो है वो ग्लूकोज की शक्ल में पाई जाती है। हमने पढ़ा ना ग्लूकोज C6H12O6, हमने जब सोल्यूबिलिटी वाला पढ़ा तो हमने ग्लूकोज को पढ़ा, तो ग्लूकोज की शक्ल में, सक्रोज को हमने देखा था, चीनी को हमने देखा था। ठीक है, तो वो भी हमारे पास ऑर्गेनिक है। तो जो चीजें जिंदा जानदारों के अंदर पाई जाती है हम इन्हें ऑर्गेनिक कहते हैं। ठीक है, तो जिसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद है। ठीक है, ऑर्गेनिक, हम इसको ऑर्गेनिक को पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन होते हैं। आप इसको आसान जुबान में भी कह सकते हैं, इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, उसे ऑर्गेनिक कहते हैं। With the help of radioactive isotope, किसकी मदद से, रेडियोएक्टिव आइसोटॉप की मदद से, ऑफ कार्बन, किसका रेडियोएक्टिव आइसोटॉप, कार्बन, इसका नाम क्या है, कार्बन 14 6, इसका एटॉमिक मास 14 है, एटॉमिक नंबर 6 है। ठीक है, इसके अंदर न्यूट्रॉन ज्यादा है, इसी वजह से ये अनस्टेबल है। ठीक है, तो इस प्लान की समझ आ गई है ना स्टूडेंट्स। हमारे पास क्या कहते हैं, वो कहते हैं रेडियोएक्टिव आइसोटोप जो है वो एक ऐसा तरीकेकार है जिसमें हम हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके अंदर, और ऐसे हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद है, इनकी जो है वो हम क्या करते हैं, इनकी एज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप C14। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं दिस मेथड इन्वॉल्व्स, दिस मेथड में क्या शामिल है, इस मेथड में हम क्या करते हैं, मेजरिंग, मेजरिंग का क्या मतलब है, पैमाइश करते हैं। द प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब होता है स्टूडेंट्स तनासुब। ठीक है, कितना हिस्सा ऑफ कार्बन 14 इन अ सैंपल, जो हमने एक सैंपल लिया है ना, थोड़ा सा एक सैंपल लिया जो हमें जिंदा जानदार का मिला, हम इसके अंदर देखेंगे कि उसके अंदर कितना हिस्सा कार्बन 14 का रह गया है बाकी। ठीक है, फ्रॉम डेड प्लांट, वो सैंपल किसका हो सकता है, मुर्दा पौधे का हो सकता है या एनिमल का हो सकता है। समझ आ रही है। स्टूडेंट्स मुर्दा पौधे का क्या होगा, इस तरह एक पीस ऑफ वुड हो गई, लकड़ी का एक टुकड़ा, अब ये मुर्दा, ठीक है, डेड प्लांट का हो सकता है। हमने देखनी है, हमें जमीन से, ठीक है, एक डेड प्लांट मिला है, उसकी लकड़ी मिली है, लकड़ी का हिस्सा, अब हमें देखना है कितनी पुरानी है, तो हम उसका कार्बन 14 के साथ कंपैरिजन कर लेंगे एक नॉर्मल प्लांट में, और उसके अंदर कार्बन 14 का क्या लेवल है, कंपेयर करके हम उसको बता देंगे कितनी पुरानी है। इसी तरह हमारे पास एक एनिमल में क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, एनिमल में हमारे पास कोई हड्डी हो सकती है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो गल सड़ जाती है ना, हड्डियां जो है वो थोड़ी सी देर, बहुत देर बाद गलती हैं। जो बड़े बड़े जानदार होते हैं, डायनासोर की हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं, तो ये बहुत देर के बाद जो है वो खत्म होती हैं। समझ आ रही है। बल्कि अभी भी जमीन से डायनासोर की हड्डियां जो है वो निकलती हैं, इतने आज से कहते हैं डायनासोर आज से तकरीबन, ठीक है, 600 मिलियन ईयर्स अगो पहले एग्जिस्ट करते थे, लेकिन आज भी उनकी हड्डियां ऐसी की ऐसी हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ये जो मेथड है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मेजर करते हैं कार्बन 14 को, एक सैंपल, वो सैंपल लिविंग प्लांट, वो सैंपल डेड प्लांट का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है। डेड प्लांट का सैंपल क्या होगा, एक पीस ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा, और एनिमल का क्या होगा, हड्डी। देखिए अब फिर उससे क्या करते हैं, जब हम उस सैंपल से कार्बन 14 को ले लेते हैं तो फिर हमें वो क्या प्रोवाइड करता है, वो हमें प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन, मालूमात। इसके मुताबिक मालूमात फराहम करता है, दैट कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट, जिससे कैलकुलेट का मतलब होता है मालूम करना, जिसे मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। व्हेन एन एनिमल और प्लांट डाइड, कि कब एक जानवर या पौधे की डेथ हुई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आपको इसकी समझ आ गई होगी। द ओल्डर द सैंपल इज, जितनी ज्यादा एक चीज पुरानी होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा वो चीज क्या होगी, पुरानी होगी, उसके अंदर उतना ही कम कार्बन 14 पाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उतना ही ज्यादा, जितना कार्बन 14 कम होगा इसका मतलब उतनी ही वो चीज पुरानी है। क्लियर, less carbon 14 is to be detected, the older the sample is, जितना ज्यादा पुराना सैंपल होगा, सैंपल मतलब अगर एक रेड प्लांट है तो उसमें पीस ऑफ वुड, अगर एनिमल है तो उसके अंदर
भट्टी कोई भी, तो जितना उसके अंदर कार्बन 14 का लेवल कम होगा उतना, ठीक है, और उतना ही वो सैंपल जो है वो क्या होगा, पुराना होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है हम सारी कदीम पुरानी चीजें उनकी उम्र फाइंड आउट करते हैं अमल से, जिसको कहते हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी बुक, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास है कंस्ट्रक्शन एंड पावर जनरेशन पर्पस। अब स्टूडेंट्स हम इसमें क्या करते हैं, हाँ, कंस्ट्रक्शन तामीर के लिए, और पावर जनरेशन का मतलब होता है बिजली पैदा करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन में ना आपने देखें कि हम क्या इसकी मदद से ना मेटल्स को चेक करते हैं। जो मेटल्स है ना हमारे पास, धात है कोई भी, वो खराब तो नहीं है, हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप रख देते हैं, मेटल के अंदर बंद कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, वहां कोई ऐसी जगह जहां पे वो मेटल जो है वो टूट गई है, फट गई है, वहां से वो रेडिएशन की मदद से ना किस तरह की रेडिएशन वहां से निकल रही है, तो वहां पे जहां पे कोई एटम जो है ना टूट गई, वहां पे रेडिएशन ज्यादा निकलेंगी। तो वहां से रेडिएशन ज्यादा निकलेंगी तो हमें हमें देखे ना, बात ऐसा होता है कि जो कोई भी धात है ना वो हमें बाहर से बड़ी अच्छी नजर आ रही होती है, मोटी धात हो, अंदर से कहीं ना कहीं वो खराब होती है। तो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की मदद से हम धात का पता चला सकते हैं कि धात अंदर से कहां से खराब है, खराब तो नहीं है। और इसी तरह कंक्रीट मिक्सर, कंक्रीट कहते हैं स्टूडेंट्स, ये जो हम सीमेंट और रेत और बजरी को मिला के बनाते हैं ना, इसे कहते हैं कंक्रीट। तो कंक्रीट मिक्सर, फर्स्ट आपने कोई पिलर बना लिया, अब उस पिलर के अंदर कोई खराबी तो नहीं है, ठीक है, उसके अंदर गैप तो बाकी नहीं रह गया जिसकी वजह से आपकी इमारत कमजोर होगी। तो इसको चेक करने के लिए भी स्टूडेंट्स हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। और वहां वही जहां पे कोई गैप होगा, कोई सुराग रह गया होगा, किसी धात के अंदर कोई जगह खाली रह गई होगी, वहां से रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स ज्यादा निकलेंगे, ठीक है। तो आपने इस बात को ध्यान में रखना है। और स्टूडेंट्स इसको पावर जनरेशन, बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया इसका न्यूक्लिया जो है वो हाईली एनर्जेटिक होते हैं, तो वो अपने अंदर से रेडिएशंस को खारिज करते हैं, और वो रेडिएशन जो है, ठीक है, वो बिजली पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे आपने सुना होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, ये हमारे पास बिजली घर होते हैं जहां पे इन्हीं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की मदद से जो है वो बिजली तैयार की जाती है। तो हम इसको देखते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड पावर हाउस जनरेशन में रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू टेस्ट द स्ट्रेंथ का मतलब होता है कुव्वत, ताकत को, ऑफ मेटल्स, धातुओं की, एंड कंक्रीट मिक्सर। कंक्रीट का स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि जो रेत, बजरी और सीमेंट का जो मिक्सर होता है इसे कंक्रीट कहते हैं। इसको कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दे आर यूज्ड टू, इन्हें इस्तेमाल किया जाता है तो जनरेट, पैदा करने के लिए, चीप कहते हैं सस्ती को, ठीक है, सस्ती न्यूक्लियर पावर, ठीक है। न्यूक्लियर पावर से क्या मुराद है, ऐसी बिजली जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के अनस्टेबल न्यूक्लियाई की वजह से बन रही है, इसे न्यूक्लियर पावर कहते हैं। टू फाइंड ऑयल फील्ड्स, और ऑयल फील्ड्स को मालूम करने के लिए, ऑयल फील्ड से स्टूडेंट्स क्या मुराद है, ऑयल फील्ड से मुराद है कि जमीन के अंदर हमारे पास तेल कहां कहां पर मौजूद है, ठीक है, हमारी जमीन के अंदर जो है वो तेल मौजूद है ना, जमीन से तेल निकालते हैं तो वो कहां कहां पर मौजूद है, इसको मालूम करने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको क्लास बात और बता दूं, ठीक है, आपके बुक के अंदर ना यहाँ पर टेक्नेटियम 19, यहाँ पे 99M लिखा हुआ है, ठीक है, टेक्नेटियम 99M लिखा हुआ है। जिस M का क्या मतलब है, M का मतलब होता है स्टूडेंट्स मेटा स्टेबल। क्या है? मेटा स्टेबल। ये किसी भी एलिमेंट के साथ हम उस वक्त लिखते हैं, M का क्या मतलब है, मेटा स्टेबल। आप लिख लो एक छोटा सा, ये हम किसी भी जो आइसोटॉप है ना, रेडियोएक्टिव आइसोटॉप, उसके साथ तब लिखते हैं उसका न्यूक्लियस जो है ना वो स्टेबल नहीं होता। स्टेबल से मुराद उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो हम इसे कहते हैं मेटा स्टेबल है, ठीक है, ये स्टेबल नहीं है, ठीक है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसी वजह से वो M लिख रहे हैं। और जब किसी जो मैंने आपको बताया ना, जब किसी भी आइसोटॉप की एनर्जी ज्यादा होगी, उसके न्यूक्लियस की एनर्जी ज्यादा होगी, तो वो रेडिएशन खारिज करेगा और फिर जो है वो रेडियोएक्टिव डिके के जरिए वो नॉर्मल होगा, ठीक है, स्टेबल फॉर्म में आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे जो है ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। आपके बुक के अंदर एक शार्ट बॉक्स के अंदर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इसको देख लेते हैं। कहते हैं गैलियम हैज मेल्टिंग पॉइंट बिलो बॉडी टेम्परेचर। अब स्टूडेंट्स हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। आपने इसको ध्यान में रखना है। गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? मेल्टिंग पॉइंट से मुराद है वो टेम्परेचर जिस पे एक चीज जो है वो पिघल जाए। क्या हो जाए? पिघल जाए। इसे क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। जिसमें आपको नजर आ रहा है ना बर्फ, बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, बर्फ जो है वो जिस टेम्परेचर पर पिघल जाएगी उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। इस तरह आपको पता है कि लोहा सख्त फॉर्म है, आप उसको गर्म करें गर्म करें गर्म करें, वो टेम्परेचर जिस पर वो पिघल जाए वो क्या है? उसका मेल्टिंग पॉइंट है। गैलियम हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर ना एक एलिमेंट है, ठीक है, याद है, हमने आपको याद करवाया था, मैंने आपको, ठीक है, बॉल, ठीक है, और घंटी, ठीक है, अगर आपको उनको याद हो। स्टूडेंट्स ये मैंने आपको याद करवाया था, बोरोन, एल्यूमिनियम, हीलियम, इंडियम, हीलियम। पीरियोडिक टेबल का हमने एक सेकंड लेक्चर है हमारा, हमने उसको पढ़ा था। अगर आपको लेक्चर नहीं लिया तो आप ले सकते हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर। इसके अंदर हमने पीरियोडिक टेबल के तकरीबन बहुत सारे एलिमेंट्स को याद कर लिया था। अगर आपको लेक्चर आता है तो पूरी केमिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है 9.76 डिग्री सेल्सियस। अब इसको के ऊपर लिखने गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 29.76 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे बॉडी टेम्परेचर से क्या है कम है। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है, अब देखिए ना माहौल के अंदर एनवायरनमेंट के अंदर जब इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, अब हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है तकरीबन फर्ज करें गर्मियों के अंदर की बात करें तो 35-40, तो इसका मतलब है कि इस टेम्परेचर पर वो सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा, इस टेम्परेचर पाया जाएगा सॉलिड स्टेट के अंदर। तो स्टूडेंट्स जब इस टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट के अंदर पाया जाएगा तो इवेपोरेट ही नहीं होगा। आपने देखा है कभी कि एक सॉलिड चीज जो है वो इवेपोरेट हो रही है? नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बॉडी टेम्परेचर से कम है, तो इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर से स्टूडेंट्स क्या मुराद है? रूम टेम्परेचर से मुराद होता है 25 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। आप लोगों ने ध्यान में रखना है जब कभी भी रूम टेम्परेचर आएगा तो 25 डिग्री सेल्सियस। जब देखें ना 29 पे तो मेल्ट होगा तो रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम गर्मियों की बात करें अपना 30-40 जाहिर सी बात 40 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो वो सॉलिड होगा उस पर, इट डज नॉट इवेपोरेट। स्टूडेंट्स अब देखें रूम टेम्परेचर पर वो क्या होता है, वो इवेपोरेट नहीं होता। जिस तरह पानी है ना वो बहुत कम इवेपोरेट होता है, इसी तरह गैलियम है वो इवेपोरेट ठीक है नहीं होता, अगर होता भी है तो बहुत कम होता है। तो आपने गैलियम के मुतालिक इन चीजों को ज़हन में रखना है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह।